कि सर पे टोपी है, मत कहो कि सर पे टोपी है, कहो सर पे हमारे ताज है, कहो सर पे हमारे ताज है, ये चमन हमारा अपना है। और ये नहीं कि मैं वक्त, जब भी मैंने पिछली बार भी कहा था, जब भी आपको कभी मेरी ज़रूरत हो तो आपको ऐसे नहीं कि 1 घंटा वेट करना है, कुछ करना है, जस्ट गिव मी कॉल एंड आई विल अटेंड यू, जैसे कि मैं करूँगा। और मैं वक्त के बारे में एक बात बताता हूँ कि एक बार मैंने किसी को मॉर्गेज ब्रोकर को कोई डील भेजा और मैंने उसको कहा कि इस डील को किसी की डील थी, तो उसने उसके ऊपर काम किया काफ़ी देर और वो डील नहीं हुई उससे। तो उसने मुझे फ़ोन किया, मिस्टर शर्मा आपने वो डील भेजी, वो क्लाइंट ऐसा हुआ था वैसा था, उसने मेरा बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सबरवा साहब ने वक्त की बात की, तो मैंने उस लेडी को जो मॉर्गेज एजेंट थी, मैंने उसको कहा कि जो वक्त है ये भगवान का है, हमारा वक्त नहीं है। हम इस दुनिया में आए हैं कुछ पल के लिए, कोई 2 साल 4 साल 20 साल 50 साल, यहाँ पे 90+ भी हैं, राइट। सो ये वक्त उसका है, हमारा नहीं है। तो वी कैन नॉट से कि मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है। मैंने को ये ज़रूर कहा था कि जैसे भी कभी कोर्ट में होते तो फिर नहीं आ जाता, लेकिन मैं ये कभी भी नहीं कहूँगा कि मेरे पास वक्त नहीं है। दैट मीन्स वी आर डिसरिस्पेक्टिंग गॉड। सीनियर्स के लिए यस, ऑलवेज। आपको सीनियर तो लास्ट टाइम हमने विल के ऊपर बात की थी, तो जैसे विल ज़रूरी है, प्रॉपर्टीज़ आपकी कहाँ भी हैं, कहीं भी, तो अगर उसके बारे में किसी का क्वेश्चन है तो पहले वो ले लेते हैं ताकि फिर हम उसके बाद प्रोसीड करें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट टाइम काफ़ी बातें क्लियर हो गई थी। अगर शॉर्ट में किसी को कोई क्वेश्चन है तो आई विल ट्राई टू आंसर दैट। तो या तो पिछली बार सबको सारी बात पूरी समझ आ गई या किसी को कुछ भी समझ नहीं आया। नहीं, समझ तो आ गई। आपने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया था, सबको समझ में आया। हाँ, Thank you see? very much. Thank We are you. smart people. तो पिछली बार मैंने टॉपिक थोड़ा सा छेड़ा, जैसे सबरवाल साहब ने कहा कि जो प्रॉब्लम जो फेस करते हैं सीनियर्स, तो यहाँ के सभी प्रॉब्लम को फेस करते हैं, चाहे वो सीनियर्स आते हैं। इवन जब मैं आया था, I was 35 years old, तो मुझे भी सेम प्रॉब्लम, लैंग्वेज बैरियर और बसेस की प्रॉब्लम सभी को आती है, इट्स नॉट ओनली सीनियर्स। तो पिछली बार मैंने टॉपिक थोड़ा सा शुरू किया था लेकिन वो कंप्लीट नहीं किया, वो था कि फ़ंड्स के बारे में। जैसे जब भी आप लोगों के पास काफ़ी केसेस मेरे पास आते हैं, जैसे एक केस मैं शेयर करता हूँ कि वो पेंशन आती तो पेरेंट बच्चे कहते हैं कि आप पेंशन हमें दे दो, आप यहाँ पे रह रहे हो या वटेवर, राइट। सो वो एक आपका पर्सनल मामला है, नॉट गोइंग टू दैट। मेरा इशू है सेविंग्स के ऊपर। जो आपकी सेविंग्स हैं, चाहे वो इंडिया में हैं चाहे आपके यहाँ पे सेविंग्स हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे जो हैं, ये नहीं सभी बच्चे अच्छे होते हैं, आपने ही उनको जन्म दिया ना, तो सर्कमस्टांसेस कई बार ऐसे हो जाते हैं कि बच्चे भी कुछ गलत करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो जो भी आपकी सेविंग्स हैं उसको हमेशा बचा के रखें, चाहे वो इंडिया में आपकी बैंक में डिपॉजिट हो रहे हैं या आपके यहाँ पे सेविंग्स हैं, उसको आप अपने इस्तेमाल के लिए यूज़ करें। और बिल में जब आपके बाद जिसको भी देना आप उसको करें, लेकिन अपनी ज़िंदगी जीते जी आप उस फंड्स को ज़रूर संभाल के रखें। मतलब जो जैसे कहावतों में कहा जाए, अपने हाथ खुद ना काटें, राइट। दूसरी बात, पिछली बार भी मैंने थोड़ी सी की थी कि जो भी इंडिया से कुछ फंड्स लाते हैं लोग, पेरेंट्स फंड्स लाते हैं कि चलो हम, और बच्चे उनसे वो फंड्स ले लेते हैं कि ये घर हम मिल के लेते हैं, राइट। और जब उस घर को हम उसके, क्योंकि हमने तो उसके नाम पे रजिस्ट्रेशन कर देनी है जिसके नाम के बैंक ने अप्रूव किया है, तो उसमें पेरेंट्स का नाम अक्सर नहीं ऐड करते। और बाद में ऐसे केस भी हैं कि वो आपको घर से निकाल भी सकते हैं एज ए ट्रेसपासर, क्योंकि आपका घर में नाम नहीं है। तो इवन ऐसे केस हुए हैं, इंडियन कम्युनिटी में कम हुए और कम्युनिटीज़ में हुए कि उन्होंने पुलिस बुला के पेरेंट्स को बाहर निकाला है
कि दे हैव ट्रेसपास्ड इनटू द प्रॉपर्टी। सो आप जब भी कुछ ऐसी चीज़ करें तो अपना नाम उसमें ज़रूर लिखाएं ताकि वो आपको ये मुश्किल ना आए। तो बाकी जो कुछ बातें हैं, क्योंकि मैं लॉयर हूँ, इट्स नॉट रिलेटेड बट लेकिन मैं पर्सनल आपसे जरूर शेयर करूँगा कि काफ़ी हमारे पास भी लोग आते हैं कि हमें वहाँ से बुलाया और हमें यहाँ पे एज ए नैनी यूज़ कर रहे हैं कि भैया आप कोई बात नहीं, आप बच्चों को संभालो, हम काम कर जाते रहे। तो ये तो बहुत अच्छा है कि आप सबरवा साहब ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया कि आप यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे के साथ दुख दर्द बांटते हैं, हंसते हैं। जैसे मेरे सबसे अच्छी एक्सरसाइज जो लगी वो हंसने वाली लगी, तो बाकी तो मैं नहीं कर पाया लेकिन वो मैंने बहुत अच्छी तरीके से बाकी जो अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स मैं कुछ कर सकता हूँ एज ए लॉ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई कैन डेफिनेटली ट्राई टू रिजॉल्व दैट। ओपनली तो कोई बोलेगा नहीं ना शर्मा जी। तो ओपनली अगर नहीं है तो आप किसी और की स्टोरी सुना सकते हैं कि उसके साथ ऐसा हुआ था। हमारे पास ऐसे लोग भी आते हैं कि जी वो हमारे पड़ोसी है, उसके साथ ऐसा हुआ, तो वो उनके साथ ही होता है। उनके साथ ही हो रहा होगा। कोई बोलेगा वो सब आप सारे समझेंगे कि अपनी एक बार तो मैं शर्मा जी कहना चाहूँगी कि मेरा आई ऑलवेज वांट टू से टू आवर सीनियर्स कि अपना प्रॉपर्टी है जो उनके पास एक प्रॉपर्टी कीप इट ऑन योर नेम। हम तो सोचते हैं कि बच्चों को दे दे, बच्चों को दे दे, ये मैं ये सबसे जरूरी है। हाँ बनाते हैं और मेरे बनाएंगे। हाँ ये सबसे जरूरी, जैसे मैंने बताया वो क्या करें, दे चुके नाम लिखवा दे चुके इंडिया में कुछ ऐसा सुनने में आया, क्योंकि मैं सुनी सुनाई बात पे विश्वास नहीं करता जब तक मैं खुद पढ़ ना लूँ। मुझे आपकी बात से अभी याद आया कि इंडिया में शायद ऐसा कुछ लॉ बना है कि अगर आपके प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम कर दी है और आपके बच्चे आपको परेशान करते हैं, आपको घर से निकालने की धमकी देते, तो वेरी गुड। तो मैंने भी somebody told me, लेकिन मैं इसको भी ऑथेंटिक नहीं कह सकता क्योंकि मैं ऐसे स्टेटमेंट दे दूँ कि यहाँ तो नहीं वो यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ आपको बताया कि अगर आपने अपने बच्चों के नाम प्रॉपर्टी है, इवन आपके अगर पैसे भी हैं तो भी यू आर ए ट्रेसपास, यू कैन नॉट स्टे इन द प्रॉपर्टी। अगर बहू कहे या बेटा कहे कि बे नहीं हमने नहीं रहा, अक्सर होता ही है क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो माँ बाप है वो बोझ लगने लग जाते हैं। इट्स नॉट गुड बट अब ऐसा चल रहा है तो वी कैन नॉट हेल्प इट। एक बात और मैं शेयर करूँगा कि कई बारी हमारे पास ऐसे केस भी आते हैं कि जैसे मान लो किसी ने इंडिया से $100,000 लाए हो और उसने अपने बच्चे को दे दिया, क्योंकि हमें एज ए लॉयर ये ड्यूटी है कि हम उसको ये नहीं कह सकते कि भाई इसका नाम भी डाल, दैट इज़ देयर ओन इशू राइट। तो हम वो 100,000 को एग्जांपल दे रहा हूँ, उस प्रॉपर्टी पे एज ए सेकंड मॉर्गेज रजिस्टर कर देते हैं कि भी इसने लोन लिया हुआ है अपने फादर से या मदर से, और जब भी ये प्रॉपर्टी सिक्योर है, जैसे बैंक की मॉर्गेज सिक्योर है, तो वो भी 100,000 उस पर सिक्योर है। लेकिन अगेन ट्रेसपासिंग का मामला उसमें भी बनता है। अगर आप ये कहें कि जी $1,00,000 दे दिया हम तो यहाँ रहेंगे, तो आप तब भी सिचुएशन में नहीं रह सकते। हाँ, उसमें ये ज़रूर है कि जो आपका $100,000 है वो सिक्योर है, वो आपको उसको लड़के को बाकी बच्चों को वो लौटाना ही पड़ेगा। सो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो तो सब कुछ सही है। अगर हम फाइनेंशियली स्ट्रांग हो तो इमोशनली भी हम स्ट्रांग हो सकते हैं, लेकिन अगर हम फाइनेंशियली वीक है तो हमारे, अगर आपको पता ही है कि अगर कोई रिश्तेदार हमारा गरीब है तो हम उसके घर नहीं जाते, कोई यार ये तो पागल है, इसके क्या पास जाने हैं, तो इसके पास तो पागल है। लेकिन अगर कोई अमीर रिश्तेदार है वो पागल भी हो, हाँ जी क्वेश्चन है। My concern is, we have three types of accounts here in Canada: RRSP, TFSA, and the investment account. ठीक है। So RRSP, it is in my name suppose. On my death, if I am nominated and successor my wife, it goes automatically to her, and after her,
if she gives nomination or successor son, it goes to. So that is clear. TFSA also, it goes like this, but RRSP means the other party has to pay capital gains, I think. ठीक है. The third is investment account. That is in my name and my wife's name, jointly. So, if one passes, it goes to another party. But, if I want to add account of my son now, while he is living, what are the consequences? Means, can he withdraw the money when we are alive? Because he will be given a checkbook also. So, what is your opinion? ओके, जो आपकी RRSP है वो आप जैसे आपने आधा तो आंसर खुद ही दे दिया. RRSP अगर आप अपनी विल में भी मेंशन कर सकते हैं कि इसमें नॉमिनी है और ये इसके पास जाना चाहिए. और TFSA भी क्लियर है, उसमें आप नॉमिनी बनाते हैं. नॉमिनी वो तभी मिलेगा डेथ के बाद. जीते जी ना RRSP मिलनी है और TFSA नहीं मिलेगा, वो आप खुद ही विड्रॉ कर सकते हैं. वो आपका नॉमिनी भी नहीं विड्रॉ कर सकता, चाहे वो अभी भी आपकी वाइफ या बच्चा हो. जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, अगर आपने सपोज बैंक में अकाउंट खोल लिया, उसमें मेरा नाम है, मेरी वाइफ का नाम है, मेरे बेटे का नाम है, राइट, तो तीनों में से कोई भी पैसे निकाल सकते हैं. So what is your advice means whether surname should be included or not included? उसमें आप ये कर सकते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हम लीगल कॉन्सिक्वेंस में पढ़ के हम अपने रिश्ते भी खराब कर लेते हैं. जब अपने बेटे को भी देखो, मैं अकाउंट तो खोल दिया लेकिन तू साइन नहीं कर सकता, राइट, तो वो आपका रिश्ता जो थोड़ा मतलब इन केसेस में खराब है तो और बिगड़ जाए. वो बहू कहेगी देखो तेरा तो बाप ही तेरे पे विश्वास नहीं करता. As a, maybe you can't say as a legal advisor, maybe and somebody else can say. I would say no. No, उसमें कि आप ये कर सकते हैं कि The reason why the lawyers say that is because in case something happens to you, that investment property that would go to your children, they don't have to pay that much taxes. नहीं, ये बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की. हाँ, but that is the reason. No, he's asking if he wants to put his son's name on that. Yeah, because he's going to cash it out. That kids tell you that. ये Kids करें. tell you that as. नहीं, कोई बात नहीं. ये सब में डिस्कशन चल रहा है. No, I'm just saying, kids tell you that put my name so that when it is time for us to convert it, we won't have to pay tax. Otherwise, this is another blackmail tactic. Okay, Amita, wait. Okay, शर्मा जी आप क्या जवाब देते हैं इस बात का? ओके, मैं ना आपका क्वेश्चन जितना दोबारा एक बार समझा देंगे. मुझे लगा आप बता रहे हो. No, I'm asking you. ये बताइए जैसे ये कह रहे हैं हाँ जी. सुनो आपके क्वेश्चन का जवाब दिया इन्होंने. इनका आंसर मैं आपको थोड़ा और दे देता हूँ. तो इन्वेस्टमेंट जो भी आपका बैंक में अकाउंट है, अगर आप चाहते हैं कि आप हो और आपकी वाइफ हो तो वही हो. आपके किसी के भी गुजरने के बाद वो ऑटोमेटिकली स्पाउस पे चले जाएगा. ठीक है, कोई जॉइंट अकाउंट एनीबॉडी कैन ऑपरेट. उसके बाद वो वाइफ को या हस्बैंड जो भी रह गया वो उसको यूज कर सकता है. उसके बाद अगर उसको भी कुछ हो गया तो विल के मुताबिक वो प्रोवेट करके वो ले ले अपने पैसे. बट यू शुड एंजॉय द फ्रूट्स अंटिल यू आर अलाइव. वेरी गुड. हाँ जी. अभी आपका हाँ जी, आप बताइए. अमिता जी बता दीजिए. अमिता stand up. Okay. I've seen in cases, kids tell you to add our name onto it so that, you know, what is this called? It is in the will thing also. पंजाबी च बोल रहा है. हमको डिफिकल्ट. नहीं. It is called like capital gain. When it is then one passes, the other parent, both the parents pass away. प्रोवेट टैक्स होता है. Yeah, they don't have to pay that much. The kids will tell you, oh no, you should put one of our names because then 50% the government will take it. But That is another blackmail tactic. आपकी बात का जवाब दे रही हैं. ओके, सो That is another blackmail tactic. एक ओके, मिनट. तो हाँ जी, इसमें क्या है शर्मा कि जो आपकी बात है ना, जो भी प्रॉपर्टी है, एक तो ये हमें जैसे अगर हस्बैंड के नाम प्रॉपर्टी है और वाइफ के नाम होती है उसमें कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं है. ठीक है, फॉर इंफॉर्मेशन. और अगर बच्चों को जाती है प्रॉपर्टी, मान लो आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है या आपका प्रिंसिपल रेजिडेंस है, बच्चे के नाम जाता है, तो उसमें 50% नहीं है. हम लोगों को बहुत गलत धारणा है. पिछली बार भी मैंने कहा था कि विल इसलिए लोग कहते बनाओ जी बनाओ, नहीं तो ना सारा कुछ सरकार ले जाती है. ऐसा कुछ नहीं है.
ये नहीं कि ओंटारियो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ कनाडा आपके घर आ जाएगी, लाओ जी हमें घर दो, वो तो मर गए, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसमें भी ट्रस्टी पॉइंट होता है, जो भी उसके लीगल हेयर्स है उनको ढूंढा जाता है, उनको प्रॉपर्टी नाम की जाती है। तो आपके बिल के मुताबिक आपको जो मैंने सिख हॉस्पिटल को देना है या गवर्नमेंट को देना है, तो ये करना है। Legal expenses. सो 50% वाली जो बात है वो गलत है। ब्लैकमेल, अगर आपका बच्चा ही आपके खुद ब्लैकमेल करे तो हम इसमें तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आप ये आगाह रहें कि जब भी प्रॉपर्टी में उनका नाम ऐड करना है तो उसको बोलो ठीक है भी तेरा 1% ऐड कर देते तेरा नाम, सारे पैसे आपके हैं ना। तो वो कहता है जी कि मॉर्गेज पर्पस के लिए मेरे को पेरेंट्स का नाम डालना है, या किसी ब्लैकमेल करते तो उसको लॉयर को आप बताओ कि मेरा नाम, मेरा 1%। हम भी जब कोई हमारे पास ट्रांजैक्शन आती है तो पेरेंट्स भी आते हैं और हमें कई बार बच्चे कान में कह जाते हैं कि इनका 1% ही रखना, तो हम सुन लेते हैं, राइट, क्योंकि हमें हमारा क्लाइंट है ना, वी हैव टू, वी कैन नॉट से ना। फिर हम दोबारा पेरेंट्स को बुलाते हैं कि जी आपका कितना हिस्सा है, तो कहते हैं हमारा 50% या 60%, राइट। तो हम डॉक्यूमेंट उस हिसाब से बनाते हैं जिसका पैसा लगा हुआ है। इट्स नॉट कि आप बेटा आ गए कि मेरे 1% कर दो, 2% कर दो, या इनका इतना रहने दो। कई बार तो ऐसा भी हुआ है, आई शुड मेंशन हियर, इसलिए कर रहा हूँ कि आपको बहुत सतर्क रहना है कि वो पेरेंट्स को ले आते हैं हमारे ऑफिस में ना, चलो चलो आपका इनाम भी है, आप भी चलो, वो बिठा देते हैं उनको बाहर और वापस ले लेते हैं, ठीक है जी आपका नाम भी हो गया ना, हमने बोल दिया वकील साहब को आपका नाम भी हो जाएगा। वो तो तब पता लगता है कि जब वो आपको पहले बताया, मैं आई एम नॉट स्केयरिंग यू, कि जब पुलिस आती है घर में कहती थी कि आप तो यहाँ पे ट्रेसपासर हो, यू हैव टू बी आउट विद राइट नाउ, वो कपड़े भी नहीं उठाने देते हैं ऐसे केस में। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, मतलब जब भी आप अपने ही बच्चे हैं तो बाकी होता क्या कि एज ए सीनियर आपकी भी ड्यूटी है अपने बच्चों को शुरू से ही एजुकेट करो कि बच्चा ऐसा हो ही ना। हमारी भी कहीं ना कहीं गलती होती है, खुद भी एजुकेटेड होना चाहिए। अगर बिल बनाने जा रहे हो तो वो बच्चों को साथ क्यों लेके जाओ, अकेले जाओ, हम सब कुछ बच्चा बता आपको देते हैं। छोड़े, अपने आप अकेले बिल बनाओ। हमारे पास ऐसे केस भी आते हैं कि भैया वो बच्चों को सब बताया कि मेरे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, बच्चे काम ही नहीं करते। ये हमारे बाप को तो इतना छोड़ जाएगा, हमें तो काम करने की जरूरत ही नहीं है। सो यू शुड बी, हालांकि मेरा बेटा भी है यहाँ पे, पर इसको सारे फैक्ट नहीं पता, तो मैं इसको आज इसीलिए लाया हूँ कि बेटा तू भी चल, यू शुड रिस्पेक्ट सीनियर, तभी तेरी रिस्पेक्ट। Is your lawyer here? He is in the process. It's in the process. It's just complicated law. बच्चों को दसना था पढ़ना है। नहीं, ऐसा कि हर चीज नहीं बताई जा सकती। I make the bill for my, I have 3 kids. I make the bill. First is something to me. She is going to keep every property. सॉरी मैं आपका भी तो मैं भूल जाता हूँ। ठीक है। और I ask one, if both we go together somewhere, accident happen, both gone, it automatically goes to my kids or not? No. Because I make the bill, something happened to both. So everything should be go to my 3 kids equal share. हाँ तो ऑटोमेटिकली नहीं जाएगी, आपके बच्चों को विल के मुताबिक हाँ, उसको will कोर्ट नहीं में दे हैव टू गो टू कोर्ट एंड गेट इट प्रोबेटेड, प्रोबेट करानी पड़ेगी बिल को, उसको कोर्ट ऑथेंटिकेट करेगा कि हाँ भी इन तीनों को ये जाएगा। हाँ। क्योंकि अक्सर ये भी होता है कि अगेन इंडियन कम्युनिटीज़ में नहीं है, लेकिन मैं दूसरी कम्युनिटी जो हमारे क्लाइंट है उनकी बात कर रहा हूँ कि कई उनके बच्चे पिछली शादी से भी होते हैं और शादी के बिना भी होते हैं, तो हम उनकी विल बनाते हैं, तो हमने तो उसमें जो उसने बोला ये मेरा बच्चा है लेकिन ये इस बीवी को नहीं पता है, तो मेरे मरने के बाद ही पता चले। नाम लिख दिया एक नाम लिखा हुआ है। शर्मा जी आज घर जाके यही होगा, पहले ये बता तेरे बच्चे कितने हैं। देखो रियलिटी की चाहे लड़की है या लड़का हाँ है, जी। मैं नहीं चाहता कि इसमें बेइंसाफी हो, हाँ जी भाई। सबको इक्वल शेयर मिलना चाहिए मेरी तरफ। ये आपकी जो बात है ना, इसको मैं एज ए लीगल नहीं लेता, अगर मैं इसको दूसरी तरफ से बात दूं तो इसमें कसूर आप लोगों का मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं भी अब 50+ हूँ, तो मैं भी आप में ही शामिल हूँ।
थोड़ा ही फर्क हो गया इसमें, राइट? तो हमारा ही कसूर है ना, क्योंकि हमने जब शुरू में लड़की है, ये लड़की है, या इवन के लड़का भी अगर रो रहा है, कह रहे तू कोई लड़की है, तू क्यों रो रहा है, तो ऐसी बातें करके 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 वो फिर ऐसा जैसे डॉरी सिस्टम तो कम हो गया है, तो ये कहा जाता है कि भाई हमने तो लड़की को सब कुछ दे दिया। हमारे पास ऐसे भी केस आते हैं, हमने शादी कर दी, इसको हमने शादी पे लगा दिया, तो उसको आपने आउट कर दिया जिंदगी में, राइट? और लड़के को सब कुछ दे रहे हैं, तो ये हमारी सोच बदलनी पड़ेगी। अगर ये सोच आपकी सबकी हो, ये कहने की जरूरत ही ना पड़े, लड़के को पता हो भी ये तो सबको मिलना है ऑटोमेटिकली। मैंने तो पहले ही ये भी तो होता है ना कि एक लड़का आपको रख रहा है, आपकी देखभाल कर रहा है, दूसरा जो इतनी परवाह नहीं कर रहा, तो उसमें भी तो करता है। तो पर उसमें क्या है ना कि आप अगेन इसमें भी क्यों बराबर देना पड़ेगा? हर एक लोग आप यहाँ पे मैं 50 ईयर हो गया मुझे यहाँ पे, मैंने बिजनेस किया बना लिया, मेरे में कोई इतना भी फर्क नहीं है। नहीं, आप तो ग्रेट पर्सनैलिटी है ना, अगर आपके जैसे सभी हो जाए तो जरूरत नहीं पड़ेगी ये कहना। अभी हमें हमारी कम्युनिटी में इवन साउथ एशियन बोलूँगा मैं, नॉट ओनली इंडिया, उन्हीं में प्रॉब्लम है ये। मैं बड़ी जब दूसरी कम्युनिटी के लोग आते हैं उनको तो पता ही नहीं होता कि ऐसे भी होता है। जैसे कि मेरे इतने बच्चे हैं, इनको इतना दे। जो आपने अभी बात की ना कि 2 बच्चे हैं, एक बहुत ध्यान रख रहा है, एक निगलेक्ट कर रहा है बहुत बुरी तरह, राइट? सो वो आपका पर्सनल डिसीजन है। मतलब अगर को आपको मार पिटाई पे आ गया, अब उसको कोई नहीं भी मैं आधा तो दूंगे, फिर तो वो मतलब बट जब जो निगलेक्ट करता है उसमें भी कुछ कमी करे होंगे ना पापा, वो तो ठीक है, लेकिन वो आपने देखो ना, अगर कोई पैसे के लालच में इंडिया में तो मर्डर भी हो रहे हैं, राइट? पेरेंट्स की वो कर देते हैं, भाइयों की कर देते हैं पैसे के पीछे। इंडिया में पैसा भेजना ही नहीं चाहिए, कितना चले जाता है वहाँ बच्चों का, जो कितना मैंने लूज किया, कितने करोड़ लूज किया, वहाँ पे 1 सेंट भी भेजना नहीं चाहिए किसी को भी, चाहे कुछ भी। हमने मेरे को अच्छा एक पॉइंट मैं आपसे एक और डिस्कस करता हूँ, मुझे अच्छा आपने याद कराया, मैं भी आपको तो हमने किसी की पावर अटॉर्नी बनाई, तो उसने कहा कि हमारी पावर अटॉर्नी बनाएं, मेरा जो छोटा भाई है वो घर की देखभाल करेगा, उसको किराए पे चढ़ा दे, उसको ये कुछ कर दे, और उसको वो बेचने की, उसको मैंने कहा कि बेचने की मत दे, अगर तूने बेचने की दे दी तो वो बेच के तेरे को कुछ नहीं मिलता। तो मेरी हमने एडवाइस करना होता है, मैं थोड़ा पर्सनल भी हो जाता हूँ यार, हालांकि मुझे जरूरी नहीं, वो कह रहा है कि बेच दे भाई, वो तो इस प्रॉब्लम पर कई बार पर्सनल हो जाते हैं, तो एडवाइस ज़्यादा दे देते जो हमें नहीं देनी चाहिए। उसने पावर अटॉर्नी दे दी और की देखभाल के लिए, और वो जब इंडिया गया वो भाई, तो उसने पुलिस कॉल कर दी कि ये मेरे पास पावर अटॉर्नी है और ये ऐसे कर रहा है, पुलिस वालों को पैसे व्हाटएवर दे दूँ, और उसके बाद उसने ये कहा कि अगर मैं तेरे खिलाफ झूठा केस कर दूंगा, यू शुड गो बैक, और या कहीं और। तो वो उसकी कंप्लेंट है, और वो मेरे पास है कि वो पावर अटॉर्नी का मैं क्या करूँ, मैं तो उसको तो रिवोक कर सकता है, यू कैन डू, मैं उसकी रिवोकेशन ऑफ पावर अटॉर्नी बनाई, मैं क्या वो देखभाल या कुछ करने के लिए मैं तेरे को डॉक्यूमेंट बना दूंगा, लेकिन अगर तेरे ऊपर झूठा केस कर दो उसको तो मैं भी नहीं कुछ कर सकता। सो यू हैव टू वेरी केयरफुल। रिश्ते, पैसा इतना महान हो गया कि रिश्ते तो नहीं। हाँ सर, आपका I will tell my personal case. I have got 3 bank accounts, as usual. Everybody is having. One is this power checking. Then for which I am using my debit card and making all. In that account, one of my son is my joint account holder. It means he can also play with that account as he likes. Number 1. Number 2, another account I have, which is the power saving account or momentum account, which my son and another son I have put. He is the joint holder, so he can use that or I can. So my one son will not be coming into picture who is joint holder with the checking account. Then last is tax-free saving account. For that I have made one of my son as a nominee, which after my death my money will go to him. Now I want to ask that TFSA, is it essential that we should mention in the will? Because I was told there is no need. The bank will automatically take care after your death it will go to the government. हाँ जी, बैठो। अगर जो विल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, आपने उसमें जो भी प्रोवाइड कर दिया कि इसमें
इस बंदे को इतना जाना चाहिए, इसको इतना जाना चाहिए, विल की प्रोबेट वही होगी, उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होगी। लेकिन जैसे उन्होंने कहा था कि अगर आपकी RSP है, PFSA है और कोई भी अकाउंट है जिसमें आपने नॉमिनी बनाया हुआ है, तो वो नॉमिनी को जाएगा, इट विल नॉट गो टू, क्योंकि विल में तो लिखा नहीं ना। इवन जो लाइफ इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस में अगर आपने किसी का भी नाम मेंशन किया है तो उसी को जाना है, वो उसमें विल नहीं आएगी कि वो विल में कहे जिसने मुझे कहा था सब कुछ मेरा है, सब कुछ तेरा है, लेकिन उस इंश्योरेंस का नहीं है, वो उसमें ऑलरेडी नॉमिनी, तो नॉमिनी विल। सर मैं समझता हूँ जो मैंने अभी तक सुना है कि नॉमिनी मीन्स टेकिंग केयर ऑफ दैट मच फंड्स टू गो टू दी rightful owner. Is it? Nominee means taking care of that much funds for the purpose of distribution to the right person. नहीं, नॉमिनी है, आपने नॉमिनेट कर दिया, बेनिफिशियरी, मैं हाँ बेनिफिशियरी भी कह सकते हो कि मैं इसको नॉमिनेट किया है। जब बिल में नॉमिनेट करते हो उसमें आपने बिल की नॉमिनेशन नहीं की। हाँ, दूसरी जो नॉमिनी है ना, जैसे उन्होंने कहा इंश्योरेंस में नॉमिनी में किसको जाए, उसको पैसे जाने नहीं, बैंक अकाउंट, वटेवर। अगर बैंक अकाउंट में आप कहते हैं कि नॉमिनी इसको मैंने बनाया है, अगेन उसमें क्या होता है कि बैंक अक्सर नॉमिनी के बिना अकाउंट, तो उसमें समटाइम्स ये होता है कि जो नॉमिनी आपका है ना, बैंक नहीं देता पैसे, बैंक कहता है कि आप विल लेकर आओ अगर आपके पैसे है ना। मुझे इसका थोड़ा ज्ञान कम है, लेकिन मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देता हूँ इसमें। देखिए, नॉमिनी जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया में है, यहाँ नहीं है। पहली चीज़ ये है कि जब आप नॉमिनी बैंक में अपॉइंट करते हैं तो बैंक अपनी फाइनेंशियल लायबिलिटी डिस्चार्ज कर देता है उसको पेमेंट करके। वो पेमेंट उसकी नहीं होती है, वो बैंक से रिसीव करता है, और जिनकी लीगली वो एंटाइटलमेंट है वो उससे रिकवर कर सकते हैं। बैंक अपनी जिम्मेदारी जो है डिसॉल्व करने के लिए एब्जॉर्ब उसको सिर्फ ये करता है कि जी आपने नॉमिनी अपॉइंट किया था, हमने नॉमिनी को पेमेंट कर दी है, लेकिन नॉमिनी उसका ऑनर नहीं बनता। जो लीगली एंटाइटल होता है वो नॉमिनी से, चूँकि पैसा उसके पास आ गया, उससे रिकवर कर सकता है। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट। अब मिसिस कोहली ने एक बात कही कि 2 बेटे हैं, एक बेटा बहुत ध्यान करता है, दूसरा नहीं करता। ये आप सबकी कईयों की प्रॉब्लम हो सकती है। अब यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि सेक्शन 18 ऑफ द हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 जो है वो बड़ा क्लियर कहता है कि जो आपके बच्चे हैं उनकी पर्सनल लायबिलिटी है आपको मेंटेन करना। सेक्शन 125 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, आप क्रिमिनल मजिस्ट्रेट के पास जाके भी आप मुकदमा ठोक सकते हैं कि ये मुझे मेंटेन नहीं कर सकते, दिस इज देयर ड्यूटी प्रोवाइडेड यू डू नॉट हैव सफिशिएंट फंड्स। उसके लिए ये है इवन द मैरिड लेडीज, मैरिड डॉटर, नॉट लेडीज, मैरिड डॉटर जो है उसको भी मेंटेनेंस देना, अगर आप क्लेम करें तो उसको देना ज़रूरी है। ये नहीं है कि ये लड़की है ये मेंटेनेंस नहीं देगी, जी मैंने इस घर का पानी नहीं पीना, वो आपकी मर्जी है। लेकिन लीगल लायबिलिटी जो बनती है वो लड़कों की और लड़की की, चाहे कोई आपको मेंटेन कर रहा है, सारी प्रॉपर्टी का हकदार वो नहीं होगा। वो जो प्रॉपर्टी जाएगी वो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन के लॉ से जाएगी, ठीक है ना, बिकॉज मेंटेनेंस इज योर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन योर पेरेंट्स, दैट इज व्हाट इट इज नीडेड। अब वो आप वहाँ डिस्चार्ज कर रहे हैं, लेकिन जो आपकी एंटाइटलमेंट अकॉर्डिंग टू लॉ है, कितनी प्रॉपर्टी, इवन डॉटर्स and sons, they all are entitled from your personal property equally or as you determine। आप जैसे विल करेंगे, लेकिन देखिए आप उस प्रॉपर्टी करेंगे जिसके आप मालिक हैं। जो प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसमें भी बच्चों का, जो लेडीज़ का और लड़कियों का हक हो चुका है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब वो थे 1975 में उसमें अमेंडमेंट आई थी और सेक्शन 21 में
और वो आप एंटाइटल हैं, लड़कियां भी एंटाइटल्ड है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से। पहले एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी सिर्फ लड़कों में बांटी जाती थी, अप टू 3 जनरेशन, लड़के, उनके लड़के, लड़कियों को नहीं थी। अब लड़कियों को भी बराबर है। तो मेरा मतलब ये है कि मेंटेनेंस जी आप इंडिया के लिए बता रहे हैं या कनाडा के लिए बता रहे हैं? लीगली बता रहा हूँ जी, इंडिया की बात बता रहा हूँ। प्लीज I think we're here to ask questions from Sharma ji, not Dr. Sabarwal. So that we can do the discussion later. Dr. Sharma, please. मैंने सिर्फ थोड़ी क्लैरिफिकेशन दी थी, बाकी सबरवाल साहब की बात शिवा आगे से सबरवाल साहब ने इंफॉर्मेशन दी है, जो सबरवाल साहब ने आपको इंफॉर्मेशन दी है वो इसीलिए दी है क्योंकि हम सब इंडिया से आए हैं और हम सबकी भी कहीं ना कहीं Indian property है। राइट। तो हमें जैसे ये तो बहुत विश्व पितामह लॉ की, तो इससे नॉलेज बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी या जो हम इंडिया में ही है, तो हमें केवल जैसे हो सकते हैं लड़कियों लोग यार हमें तो पता नहीं मिलना कि नहीं मिलना। यहाँ पे ऐसा भी होता है कि लड़कियों से एफिडेविट ले लेते हैं कि हमारा कुछ नहीं है, हम नहीं लेते। तो जैसे उन्होंने बात की तो आपका पूरा, हाँ जी सर, एक मिनट। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप कनाडा में रहते हैं, आपकी प्रॉपर्टी इंडिया में है, लेकिन आपने जो बिल बनाई अकॉर्डिंग टू द कनेडियन लॉ, आपने जो कनेडियन लॉ के हिसाब से बनाई कि इंडिया में जो मेरी प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल एक्स नंबर ऑफ डॉलर समझ लीजिए या करोड़ रुपया समझ लीजिए, तो उसमें से मैं यहाँ पर एक कनाडा में बोलता हूँ कि उस बिल के हिसाब से मेरी बेटी को 30 लाख देना चाहिए, मेरे बेटे को खाली 20 लाख दो, और जो सबसे छोटा है बदमाश है उसको 10 लाख दो, और जो बाकी बच्चा है वो मैं दान करना चाहता हूँ। तो माय क्वेश्चन इज, जब आप यहाँ पर ये बिल बनाते हैं, इज दैट बिल वैलिड इन इंडिया? आपका अच्छा क्वेश्चन है ये, काफ़ी लोग हमसे ये क्वेश्चन करते हैं। तो इसको आप अनफॉर्चुनेटली बोले कि जो जिस कंट्रीज की कनाडा के साथ ट्रीटी है, लॉ ट्रीटी, जैसे कनाडा की अमेरिका के साथ ट्रीटी है कि भाई जैसे टैक्स इश्यूज हैं, आप ये टैक्स यहाँ भी पे कर सकते हैं आप, और एज फार एज बिल इज कंसर्न तो ऐसी कोई ट्रीटी नहीं है। तो जो भी प्रॉपर्टी आपकी इंडिया में है, आई विल एडवाइज कि आपकी वहाँ पे एक बिल होनी चाहिए ताकि उस हिसाब से वो वहाँ पे उसका भुगतान हो जाए। यहाँ पे अगर आप बिल बनाते हैं उसमें लिखते हैं कि इंडिया में ये दे दो, ये इसको दे दो, तो उस कोर्ट उस बिल को माने या ना माने। और उसमें जैसे यहाँ पे विल मैंडेटोरी है कि 2 विटनेसेस होने ज़रूरी है। तो अगर आप इंडिया में विल यहाँ बनाई है कि इंडिया में लेके जी कि ये कनाडा में विल बनी है, इसने बनाई थी, ये इसकी डेथ होगी, तो वो फिर विटनेस को भी सम्मान करते हैं। वो विटनेस वहाँ जाए या ना जाए, वो मतलब, और वो उसकी भी डेथ हो सकती है। सो इंडिया में आप अपनी विल बनाएं। वैलिडिटी जो है वो अगर कोर्ट को डिपेंड करता है, वो कर सकता है उसको, लेकिन बाकी डॉक्टर साहब को ज़्यादा इसके बारे में होगा। मेरे हिसाब से जो कैनेडियन विल है वो वहाँ पे नहीं, मेरे बेटे ने कराई है यहाँ पर रजिस्टर करा के, वो इंडिया में दोबारा कराई है। वो मैं यही कहता हूँ सबको। But I didn't get my answer. ये जो सरवरी जी ने क्वेश्चन किया था, nothing to do with इंडिया में प्रॉपर्टी, शायद मान लीजिए आपने क्वेश्चन किया ही नहीं नहीं, इनका क्वेश्चन मैं उठा रही हूँ, तो जो उसका अभी तक मेरे को आंसर नहीं मिला, इसलिए मैं उठा रही हूँ कि मान लीजिए इंडिया में कुछ प्रॉपर्टी नहीं है आपकी, आप बहुत जल्दी आ गए थे इंडिया से, यहीं आके आपने कमाया है और यहीं आपके बच्चे पैदा हुए, तो जैसे इन्होंने कहा कि उनमें से 2-3 जितने भी बच्चे हैं कोई परवाह नहीं करता, खाली 1 या 2 करते हैं, तो उनको डिवाइड कर सकते, इक्वल देना जरूरी है क्या? ये क्वेश्चन था। नहीं, वो मैंने आंसर दे दिया कि वो आपकी बिल है, आपकी मर्जी है कि आपने, क्योंकि जब पैसा होता है ना, मान लो तो फिर जो निकम्मा जो शरारती बच्चा है
वो भी सेवा करने लग जाते हैं। हम लोग हैं। एक मिनट, डॉक्टर साहब ने ये क्वेश्चन किया था, कहते कि डॉक्टर पिटोदिया ने बताया, कहा कि यू कैन डू द विल अकॉर्डिंग टू योर, किसी को बेचते हैं, किसी को दसते हैं, किसी को बाकी दान करते हैं। इंडिया में हो, सॉरी मैं ना एक मिनट इसका जवाब मैं आपका आंसर फिनिश करता हूँ। अगर आपकी विल है ना कि क्योंकि हम लोग जो इंसान है वो बहुत ज़्यादा भुलक्कड़ है, वो भूल जाता है। अगर किसी ने बहू ने तंग किया, बेटे ने तंग किया, 10 साल तंग करता रहा और एक दिन आपके पाँव पड़ गया कि नहीं मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, तो आप माफ़ कर देते हो। तो जो आपने क्वेश्चन का नहीं यार इसको भी मैं दे देता हूँ, राइट। सो आपका ज़रूरी नहीं है कि आपने इसको तो है ही नहीं, आप तीनों में से 3 बच्चे, तो ये को मैं किसी को भी नहीं देना, तो नोबडी कैन डोनेट। आपको नहीं, मैंने तो अपने रिश्तेदार को तो उसको मिलेगी। ये डोनेट करना है, डोनेट करते जो जिसके लायक होगा उसको ही तो देंगे ना। लेकिन आप उसको ना यहाँ पे एक बात होगा कि आप ना बच्चों को पैसे देना तो लें कि भाई इसने मेरी सेवा की है इसको मैं ये दूंगा, इसने नहीं की इसको मैं नहीं दूंगा। तो आपकी जन्मे बच्चे अब आपने पैदा किया, वो कोई राम बना कोई रावण बना, तो इक्वली ताकि बच्चे प्यार से किसी को ज़्यादा कम दो, उनमें प्यार तो रहेगा प्लीज। यहाँ पे जो हमारा बैंक अकाउंट है, आई थिंक नॉमिनेशन फैसिलिटी इज नॉट हियर इन कैनेडा। हमें वही कहने लगा था, सॉरी। हाँ जी, मैं नॉमिनेशन इज नॉट इन, सो वी हैव टू डिपेंड ऑन द बैंक, बट इन इंडिया nomination facility is there, but I asked the legal opinion of India. What he tells, the bank has full right to refuse money to nomination, and he can question that. Okay, bring the bill also. मैंने जो बस ये जब सबरवा साहब ने क्वेश्चन उठाया तो मैं यही कहने लगा था, जब आप बैंक में अकाउंट खोलते हैं तो उसमें नॉमिनी अगर है भी, मेरे को आई डोंट थिंक मुझे इतना ज्ञान नहीं, मैंने पहले कहा अगर नॉमिनी है भी तो बैंक कैन आस्क फॉर अ विल क्रेडेंशियल्स। ये भी कह सकता है कि भैया जो आपने कहा कि भाई अगर आपने बैंक में पैसे हैं और नॉमिनी को दे दिए, नॉमिनी उस पैसे को खर्च सकता है मरने के बाद, बिकॉज ही इज नॉट ए ट्रस्टी फॉर दैट। Legal advisor told me, because I recently got a bill. What he told me that nomination can be received. That is one thing. Second thing is even bill. He goes there, the bank manager, he says that I am not agreeing with this bill. We should add our kids' names in the account. विल जो है, विल को कोई भी ऑनर नहीं करेगा जब तक कि वो कोर्ट में प्रोबेटेड नहीं हो। हम लोग सोचते हैं कि हमने विल बना दी, जैसे उन्होंने कहा कि अब टैक्स नहीं देना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। एक बार ही विल बन गई, उसके बाद वो कोर्ट में जाके प्रोबेट करानी पड़ेगी। वो कोई भी मैनेजर ये नहीं देखेगा अच्छा बिल है आवाज ये लोग आपके पैसे, तो कोर्ट से ऑथेंटिकेटी होगी, उसके बाद वो जो ट्रस्टी को पैसे देगा। Creating a doubt, again I ask, for example, I have opened TFSA account and one of my sons is a nominee. The bank has very clearly told me, Will has got nothing to do that, your nominee will get up to you. नहीं, मैं हम जो अभी जो आपने कहा ना, हम इसमें इस वक्त TFSA और RRSP और इंश्योरेंस की बात नहीं करते, हम बैंक में अकाउंट की बात करते हैं। मेरा पैसा सेफ है। आप जिसके पास भी पैसा ज्यादा हो ना, आपकी ऑब्जेक्शन है, इसमें आप जमा कराओ, इसमें आप करवाओ और करो करवाओ। तो जाना चले जाना है। तो आप मेरे को कभी भी याद करें, आप मेरे ऑफिस आ सकते हैं। बिल्कुल, मैं थोड़ा सा आप सभी को ऑफिस से कराएं, हम विल हैव लंच। हाँ, सभी हाँ, जगह दिल में होनी चाहिए।